हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपका जो क्लास होता है डेली कितना बजे होता है। आपका 10 बजे से स्टार्ट होता है डेली क्लास, और ये जो चलता है ये आपका मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे चलता है, ठीक है। और ओके, इसके अलावा बात करें तो आपको जो है ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और थोड़ा सा लंबा डिस्कशन के लिए आप लोग के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश ओके, दोनों लैंग्वेज में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, सबसे पहले नंबर। उसके बाद बात करें तो पीडीएफ के अलावा वहाँ पे और बहुत सारा जो है आप लोग का डाउट, तो वो सारा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल के होमवर्क जो मैंने आपको दिया था। तो उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आज क्या देखने वाले हैं। ये आज जो हम लोग डिस्कशन देखने वाले हैं मेटल का। ओके, चलिए, और ये है आपके होमवर्क जिसका कि आंसर मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होमवर्क जो है क्या बोल रहा है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन में तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सोडियम, ठीक है, सोडियम। और उसके बाद है आपका ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखने के लिए सबसे पहले तो बात करें यहाँ पे, तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि किसका परमाणु संख्या कितना है, उसके बाद ही आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सोडियम का बात करें तो सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11, और इसके अंदर जो होता है वो कितना होता है। इसके अंदर होता है आपको, ये टेबल के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए आपको, जस्ट मिनट, टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको बताया जाए तो आपको मैंने बताया था, ये आपको याद है क्या, 2, 8 और 1 सोडियम का यही होता है ना। यहाँ पे क्या था आपका, के था, एल था और एम था और एन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम का 1 होता है। ओके, सोडियम का क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो Na का अगर संरचना की बात करें, यहाँ पे बिंदु संरचना की किसकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, तो सोडियम का बस इस तरह से हो जाएगा। ओके, Na और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे होता है +1 चार्ज। उसके बाद फिर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का होता है +2। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का +2, और वो +2 किस तरह से होता है, सॉरी -2 होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन का +2 नहीं -2, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका परमाणु संख्या 8, और 8 जो होता है वो किस तरह से, पहले तो 2 आएगा, उसके बाद फिर 6 आएगा, ठीक है। तो जब ये 6 आएगा तो इसको क्या होगा, इसको 2 और ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। यानी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ पे O हो गया, 1 मिनट यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे O रहेगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, और इसको जिस किसी से भी अभिक्रिया करना होगा तो ये आपस में साझा करके कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर और किसका है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का होता है आपका, इसका होता है आपका 12। तो 12 होता है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 बचता है, ठीक है। तो 12 होता है, यानी इसकी बात करें मैग्नीशियम की तो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका 2। ओके, मैग्नीशियम का कितना, 2। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ओके, मैग्नीशियम का हो गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, बस ये जो है किस तरह से कौन सा माइनस होता है कौन सा प्लस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पे +2 होता है, ये तो चलो पता लग गया। यहाँ पे भी +2 होता है, ठीक है, सॉरी +1 होता है, ये पता लग गया। तो यहाँ पे कितना होता है, ये 6 है, लेकिन इसको और क्या होगा, 2 और चाहिए, ठीक है। तो ये यौगिक बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जो है यौगिक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और इस प्रकार अपना यौगिक बनाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, उसके बाद ये यौगिक बनाएगा, इस पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यौगिक बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दिया है। अब इसके बाद और क्या है, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ है आपका Na2 और MgO, ये दोनों को बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि Na का जो होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो यहाँ पे Na हो गया और Na2 है, तो चलो 2 Na ले लेते हैं, ठीक है। एक Na यहाँ पे ले लो। ओके, ये आपका संरचना मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली लिखा तो वैसे ही जाएगा जैसे पहले लिखा करते थे। तो यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका +E हो जाएगा। ओके, और इसका भी +E, ठीक है। और ये आपस में बनाएगा क्या, ये आपस में बनाएगा, 1 मिनट, चलो इसको छोड़ो। ओके, तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो गया। और ये 2 हो गया, ठीक है। 6 और 2 मिलके कितना, 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपस में अपना अष्टक पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह अब बात करें MgO की, तो MgO का होता है +2 चार्ज होता है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चलो इसको यहीं पे दे दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, ये आपस में संजोग करके क्या बना लेंगे, अष्टक अपना पूरा कर लेंगे और MgO बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों संरचना बनाया। एग्जाम में भी अगर पूछे तो इस तरह से आप लोग संरचना बना के, और यहाँ पे आप एरो का निशान देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na2O, और यहाँ पे एरो का निशान देके यहाँ पे इधर लिख देंगे आप MgO, ठीक है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स बनाने में काम आएगा। ओके, आप अपना प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाते रहिए। ओके, और इसको जो है मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आप लोग को कि इसको जो है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के बाद जो है ना हर एक बच्चा हर तरह का सवाल करेगा, तो और अच्छी बात रहेगा, आपका मतलब डाउट जो है यहाँ पे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना स्टूडेंट रहेगा उतना ही मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में। ओके, क्योंकि वो हर तरह का सवाल करेगा, जितना स्टूडेंट रहेगा तो वो सवाल करेगा, तो उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं हर बार कहता हूँ कि शेयर किया करो, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद फिर है, इन यौगिकों में कौन सी आयन उपस्थित है। तो इसमें कौन सी आयन उपस्थित है, यानी ये बॉन्ड पूछ रहा है इसमें, मतलब आयन पूछ रहा है एक्चुअली, सॉरी। तो इसमें कौन सा आयन उपस्थित है, तो इसकी आयन की बात करें तो इसमें कौन सा है, यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन मिल के कौन सा बनता है, यहाँ पे
धन आयन और ऋण आयन मिला के कौन सा बनता है? तो यहाँ पे धनायन, ओके, और यहाँ पे ऋण आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैटायन, और इसको एनायन, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर बात करें, ये कह रहा है आपका आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि इसके बीच कौन सा अस्थिर वैद्युत बल कार्य करते हैं, ठीक है। कौन सा अस्थिर वैद्युत बल कार्य करते हैं, ठीक है। अस्थिर वैद्युत बल, ठीक है, ओके। इसके बीच कौन सा होता है? अस्थिर वैद्युत बल होता है, जो कि कार्य करते रहते हैं। और इसका अंतरान्विक आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इंग्लिश में बोले तो इसका एट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही मैक्सिमम होता है। इसीलिए ये जो है इसका गलनांक और क्वथनांक हाई होता है, यानी उच्च होता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल कार्य करते हैं एवं इसका अंतरान्विक आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। एवं इसका आकर्षण बल, अंतरान्विक लिखना है आपको, आकर्षण बल, ठीक है। अंतरान्विक आकर्षण बल, यानी इसके बीच जो होता है एट्रैक्शन फोर्स, इंग्लिश में लिखना है तो एट्रैक्शन फोर्स लिखिएगा, इसका काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन जिसका मैंने जवाब दिया। चलिए, उसके बाद बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है वो है आपका धातु की प्राप्ति, यानी क्या है? एक्यूरेंस ऑफ मेटल, ओके। एक्यूरेंस ऑफ मेटल की बात कर रहा है। तो धातु जो है इसको प्राप्त करने के लिए जो है क्या किया जाता है? बहुत ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको जो है ये मैग्नीशियम मिल गया, चलो डायरेक्ट सोडियम मिल गया, डायरेक्ट आयरन मिल गया। ये सारे चीज़ डायरेक्टली आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो है आपका किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? ये आपका देखने को मिलेगा आपका ये जो है किसी के यानी सल्फ़र के साथ आपको अभिक्रिया करके मिलता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट में मिल सकता है आपको, या फिर कार्बोनेट में मिल सकता है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी मिल सकता है, ठीक है। यानी ये किसी के न किसी के साथ जो है ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अकेले ये नहीं मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो इसको जो है शुद्ध रूप में लाने के लिए जो है कुछ जो है रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम हैं। तो वही हम लोग आज जानेंगे कि इसको जो है किस तरह से किया जाता है, ठीक है, शुद्ध। तो चलिए इसको जानने, उसी को जो है क्या बोलते हैं हम लोग? धातुओं का निष्कर्षण बोलते हैं, ठीक है। यानी धातुओं को किस तरह से हम लोग निकालेंगे, बाहर निकालेंगे शुद्ध रूप में, प्योर रूप में, ओके। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मैंने आपको जो है एक सक्रियता सारणी बताया था जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। मैंने आपको क्या दिया था? एक एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी लिस्ट, यानी इसको क्या बोलते हैं? सक्रियता सूची बोलते हैं, जिसमें कि क्या था, सबका जो था कौन कितना अभिक्रियाशील होता है उसके बारे में बताया गया था। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद जो है और सारा मतलब बहुत सारा था, सपोज दैट उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से
आपको बहुत सारा मेटल दिया हुआ था और सबका जो है अभिक्रिया कौन कहाँ पे था, कौन कितना अभिक्रियाशील है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था, ठीक है, यानी एक सूची के माध्यम से बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को जो है 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। 3 पार्ट में विभाजित करने का मतलब है यहाँ पे जो है सबसे जो अधिक क्रियाशील होंगे, जो सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, यानी जिसका जो है क्या होंगे, इसकी रिएक्टिविटी जिसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सक्रियता श्रेणी के ऊपर, यानी हायर है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी के ऊपर, यानी हायर देन, ठीक है, यानी सक्रियता श्रेणी के ऊपर। और जो मिडिल रेंज का है, यानी कहने का मतलब जो मध्य है, जिसकी अभिक्रिया थोड़ा सा कम है, जैसे कि हो गया आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, यहाँ पे हो गया जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब मिड रेंज की है, मतलब इसकी अभिक्रिया थोड़ा मध्यम होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मध्य, ओके। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मध्य सक्रियता श्रेणी, यानी मिडिल एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, सीरीज बोल सकते हैं या लिस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें आपको, तो फिर एक और आ जाता है कौन सा, एक आ जाता है लेस, ओके, या फिर लोअर लिख सकते हो आप लोग, लोअर एक्टिविटी, ठीक है, लोअर एक्टिविटी यानी निम्न, इसको क्या लिखते हैं हिंदी में, निम्न लिखते हैं, ठीक है, निम्न क्रियाशील, यानी ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल बता दें आपको, एग्जाम्पल हो गया चांदी, और उससे भी कम होता है आपका सोना का, और उससे भी कम होता है प्लेटिनम का, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं। तो इसको जो कितना भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है, जो कि मैंने आपको बताया। जो सबसे अधिक क्रियाशील उसको सक्रियता श्रेणी के ऊपर, और जो उसके मिडिल में तो उसको मध्य में, और जो सबसे कम तो उसको सक्रियता श्रेणी के नीचे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड मैंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि यहाँ पे किसकी अभिक्रिया में कौन सा मतलब रूल लगेगा, ठीक है। ये हालांकि मैं अगर एक एक करके निष्कर्षण पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे आपको अगर अच्छे तरीके से मतलब इंटर के अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें एक निष्कर्षण के लिए ओनली 1 डेज लगेंगे, ठीक है, एक निष्कर्षण के लिए। और यहाँ पे अगर इतने सारे मेटल हैं, तो इसको पूरा करने के लिए कम से कम 10 डेज चाहिए, ठीक है, यानी 10 दिन चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा विस्तार में पूछेगा नहीं, इस वजह से मैं भी उतना ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। और उतना ज़्यादा बताने का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उतना ज़्यादा पूछेंगे ही नहीं क्लास में आपके, ओके। तो फिर उतना ज़्यादा और मतलब ये तो ऐसे ही आपका सिलेबस जो है इतना ज़्यादा कम समय है, और सिलेबस इतना अधिक है, तो पूरा करना है। और मैं अगर और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लेके चलूँगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो जानते हैं इसको शॉर्ट में। तो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और जानना है। ये 3 चीज़ जानने के बाद हम लोग को एक चीज़ और जानना है, तो वो एक चीज़ और क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे खनिज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे खनिज। चलिए तो यहाँ पे जस्ट ए मिनट, चलिए यहाँ पे चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग खनिज किसको बोलते हैं। तो क्या होता है, वैसे धातु, ठीक है, वैसे धातु जो भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं टिक कर रहा हूँ, आपका वहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ओके, इंग्लिश में आपका लिखा हुआ होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे चलिए, ये आपका धातु का निष्कर्षण के जस्ट ऊपर में होगा, एनसीईआरटी वाले वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के, तो वहाँ पे देख लीजिए। अन्यथा हिंदी लैंग्वेज तो हर जगह बोली जाती है यार, तो सब जगह लगभग वैल्यूएबल है, ओके। तो इसके बाद बात करें, तो ये चलिए भू परपट्टी में जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अयस्क की बात करें, तो यहाँ पे अयस्क क्या होता है, अयस्क होता है आपका
हाँ चलिए यहाँ पे देखिए अयस्क का है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो कोई खनिज है, मान के चलो कोई खनिज कौन सा हो गया, चलो यहाँ पे मान के चलो ओके, यहाँ पे मान के चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका चलो एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम के साथ साथ अगर एल्युमिनियम के साथ साथ क्या हो गया, इसी के साथ में ही जो है अगर क्या रहे, एल्युमिनियम जिंकेट रहे, चलो एल्युमिनियम जिंकेट, जिंकेट का क्या होता है AlZnO, ओके, यहाँ पे अलग AlZnO, ओके। तो ये इसका हो जाएगा हॉल 3, ओके। एल्युमिनियम जिंकेट हो गया, तो यहाँ पे और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। तो एल्युमिनियम जिंकेट हो गया, तो ये किस में, इसके साथ हम क्या देख रहे हैं, ये तो चलो ठीक है खनिज हो गया एल्युमिनियम, चलो ठीक, लेकिन इसके साथ कौन सा एक जिंक भी है जो कि काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है। ये आपको एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए कह रहा है, सच में ऐसा नहीं हो पाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो है मुख्य रूप से पाया जाना, ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्राकृतिक में मूल रूप से पाए जाते हैं, कौन सा सल्फेट के रूप में, कौन सा कार्बोनेट के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो खनिज अगर सिंपल में रहा कि एक कोई धातु है, ठीक है, जो कि प्राकृतिक में पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर उसी के साथ कोई और धातु पाया जा रहा है, ओके, तो उसको क्या बोल रहे हैं, अयस्क बोल रहे हैं, यानी उसी, ठीक है। तो इतना आपको डिफरेंस पता लग गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग का, ठीक है, कि भूप्रपट्टी में यानी पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। और बहुत स्थान पर खनिजों में कई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है। कुछ स्थान पर जो है क्या होती है, खनिजों में कई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, यानी खनिज में ही जो है कुछ धातु जो है और पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका खनिज और अयस्क क्लियर हो चुका है। इसको जो है अब आसानी से आप लोग नोट्स बना के अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है डिफरेंस पूछते हैं कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ और पूछा जाता है आप लोग को कि गैंग जो है किसको बोलते हैं, ठीक है। तो गैंग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो तो यहाँ पे और ज़्यादा तो यहाँ पे है नहीं कुछ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, निष्कर्षण की, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं निष्कर्षण में। तो यही जो है खनिज हो गया। अयस्क को और बोलते हैं ORE, और, ठीक है, ओके। तो ये जो और है, ओके, तो ये किसका है, सबसे पहले इसको सांद्रण करने के लिए क्या करेंगे, यानी सबसे पहले और को निकाला गया, ठीक है। ये पता नहीं है कि वो कौन सा अयस्क का है, इसको सबसे पहले अब ये पता लगाना है कि वो किस रेंज का है। जैसे कि ये क्या है, उच्च अभिक्रियाशील का है, ये मध्य अभिक्रियाशील का है, ये निम्न अभिक्रियाशील का है। ये तीन सबसे पहले में देखना होगा कि कौन सी जो है कैटेगरी का है, ठीक है, ओके। इसको देखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए तो इसको देखने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ये जानना है, अगर वो सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सा है। अगर वो उच्च अभिक्रियाशील रहा, उच्च अभिक्रियाशील में मैंने आपको बताया था कौन कौन हो सकता है, ये हो सकता है आपका पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, इस तरह का मेटल, कैल्शियम, ठीक है, इस तरह का मेटल हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो उच्च अभिक्रियाशील का रहा तो फिर उसको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपका। ये कैसा रहेगा, गलित धातु के रूप में मतलब मिलता है, ठीक है। और इसको फिर क्या करवाना होता है, इसको जो है गलित धातु के बाद ये सीधा किस में हो जाता है, ये सीधा का सीधा अभिक्रिया करके फिर ये क्या हो जाएगा,
ये सीधा का सीधा प्योर धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या करवाना होगा, अपघटन करवाना होगा। कौन सा, विद्युत अपघटन करवाना होगा। ओके, इसको विद्युत अपघटन करवाना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि कौन सी धातु का जो है विद्युत अपघटन करवा के जो है इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आप लोग को ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात बोले यहाँ पे अगर मिडिल रेंज का रहा, तो मिडिल रेंज का अगर रहा तो इसमें जो है, अगर मिडिल रेंज का रहा तो इसको क्या बोलते हैं, अगर मिडिल रेंज में ही रहा तो जैसे एल्युमिनियम कार्बोनेट के रूप में रहा, तो अगर कार्बोनेट में रहा, ओके, अगर कार्बोनेट अयस्क रहा तो उसको क्या करवाना होता है, निस्तापन करवाएंगे। ओके, निस्तापन किसको बोलते हैं, तो निस्तापन बोलते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, पहले ये समझ लीजिए उसको निस्तापन करवाना है। हम लोग निस्तापन और भर्जन ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, भले आज जो है ख़त्म होना हो, लेकिन आज पूरा जो है मतलब ये सीख ही लेना है, क्योंकि इसमें जो है अगर ये सीख लिया तो फिर आगे जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपका +2 में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10th और 12th में जो है ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है, हर स्टेट में रहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करें, अगर कार्बोनेट रहा तो इसको क्या करवाना है, निस्तापन करवाना है। अगर वो कैसा रहा, सल्फाइड में रहा, अगर वो सल्फाइड ग्रुप का अयस्क रहा तो उसको क्या करवाना है, उसको भर्जन करवाना है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों प्रोसेस के बाद फिर क्या करवाना है, धातु, इसके बाद क्या करवाना है, धातु का ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए आपको किसी भी जो है अपचयन करवाने के लिए क्या करना होगा, किसी भी एक धातु से अधातु से रिएक्शन करवाना होगा, जिसमें कि ऑक्साइड खत्म हो जाएगा और प्योर धातु आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये निम्न वर्ग मध्य वर्ग का जो अभिक्रियाशील धातु है उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता है। ठीक है, यानी उसके साथ इस तरह का मतलब करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। अब आती है बात निम्न अभिक्रियाशील। निम्न अभिक्रियाशील में कौन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। तो बहुत कम अभिक्रिया कौन कौन करती है, बहुत कम आपका अभिक्रिया करती है सिल्वर और सोना, जिसको Au लिखते हैं, प्लेटिनम, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया में इस तरह के धातु में क्या करते हैं, इस तरह के धातु में कुछ ज़्यादा कुछ करने का नहीं होता है। इसको सीधा क्या करना होता है, हीटिंग देना होता है, सीधा ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करना होता है सीधा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग, चलिए तो उसको क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। यानी इसको भर्जन करवाएंगे सीधा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 बार गर्म करना पड़ता है। पहले एक बार करने के बाद जो है ये ऑक्साइड रूप में आ जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, इसका जो है दोबारा गर्म करने पे ऑक्साइड को छोड़ देता है और शुद्ध धातु के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया है किस तरह से होता है। ठीक है, ओके, मिडिल रेंज का धातु आप लोग को पता है, मिडिल रेंज में कौन कौन आएगा, मिडिल रेंज में आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारे मिडिल रेंज के धातु हैं। ठीक है, और आपका लेड भी है। ओके, लेड भी है। ठीक है, चलिए तो ओके, अब बात करते हैं हम लोग निस्तापन किसको बोलते हैं और भर्जन किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग। और तो ये आप जो है ना इंग्लिश वाला एक PDF में आपने व्हाट्सएप पे जो है दे चुका हूँ पहले ही, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो अब से जो है ना आज से जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF आपका आ रहा है। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो आप वहाँ आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे निस्तापन और भर्जन की, तो निस्तापन किसको बोलते हैं, अगर कोई भी कार्बोनेट अयस्क को, यहाँ पे
लिखना होगा आपको, अगर किसी भी कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो उसे निस्तापन बोलते हैं। ठीक है, निस्तापन आपका क्लियर हो चुका। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, अगर सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भर्जन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये दोनों में अंतर पूछते हैं तो ये दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, आप बता सकते हैं कि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होते हैं और भर्जन में सल्फाइड ग्रुप के अयस्क होते हैं। ठीक है, और अगर समानता पूछे तो दोनों में ऑक्सीजन होती है, दोनों को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो आप अंतर और समानता दोनों आपको पता लग गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिएगा और आसानी से आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए ये मैं आपको बता चुका हूँ कि संक्रमण कहाँ चल गया, सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी से जो नीचे आता है उसका मैं आपको अभी फिगर में बताया था कि उसको क्या करना है, उसको डायरेक्टली 2 बार गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक पारा है। ठीक है, ये भी आता है सक्रियता श्रेणी से नीचे का ही ऑप्शन है। ये आपका चांदी सोना वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था तो ये सक्रियता श्रेणी के नीचे का है। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ 2 बार गर्म करना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए एक बार गर्म किया, यहाँ पे देखिए तापन लिखा हुआ है ना, तापन का मतलब हीट होता है। तो इसको गर्म करने के बाद ये सारा अभिक्रिया हुआ। उसके बाद फिर क्या किया, फिर इसको दोबारा से हीट किया और दोबारा से हीट करने के बाद ये क्या हो गया, Hg, इसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जितना भी आपका मेटल रहेगा, ठीक है, जितना भी मेटल रहने का मतलब है, कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो जो सक्रियता श्रेणी से नीचे के धातु होंगे तो उसको इसी तरह से निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, यानी उसका निष्कर्षण इसी तरह से होगा। उसको 2 बार गर्म करने के बाद वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किसका किसका होगा तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका पारा, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। ओके, ये चारों जो है, ओके, तो यहाँ पे पारा का तो दिया हुआ है। सिल्वर का बात करें तो सिल्वर का होता है +1, ये जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। इसका जो है +1 होता है, तो तभी तो आप यौगिक बना पाएंगे। ओके, और इसका +1 होता है, यहाँ पे ऊपर जगह नहीं मिल रहा है इस वजह से नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका +1 और ठीक है, चांदी का क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर बात करें अगर यहाँ पे, चलिए आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का अपना चैनल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे आप लोग अपना चैनल समझिए, अपना ट्यूशन समझिए, ये बिल्कुल क्लास की तरह है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास की तरह नहीं, ये बिल्कुल क्लास है। आप लोग कंटिन्यू रहो 10 बजे। ओके, और एकदम एक क्लास के तरह किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मन हुआ किया, जब मन हुआ नहीं किया, तो ऐसे में आप लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप बोलोगे कि क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। बीच बीच से देखिएगा तो कोई समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से आप लोग जो है शुरू से देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और चलिए तो बात करें उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये कॉपर को भी करवा दिया। हालांकि कॉपर ये जो है सक्रियता श्रेणी के नीचे का एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। ठीक है, वो जो मैंने बताया वही होगा आपका सक्रियता श्रेणी के नीचे का। ठीक है, हाँ, तो एक चीज़ और आपका छूट गया। हालांकि आप चाहे तो इसका जवाब जो है आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं किसी वैसे दो धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका सोना पाए जाते हैं और
प्लेटिनम पाए जाते हैं। ये दोनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो है बुक में बहुत सारे जगह में यहाँ पे चांदी और कॉपर का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सोना और प्लेटिनम लिखने का, ठीक है। प्लेटिनम के अलावा आप चांदी भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉपर को आप नेगलेक्ट करके ही चलिए, ठीक है, क्योंकि कॉपर बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा, रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 धातु आप लोग याद रखिए, कॉपर, प्लेटिनम और चांदी, ठीक है। तो ये तीनों में से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था कहने का मतलब है कि ये जो है अकेले एकदम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है उतना ज़्यादा ना तो कार्बोनेट होता है ना ही सल्फाइड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बात करें यहाँ पे अब हम लोग सक्रियता श्रेणी के मध्य वाला, ठीक है, मध्य में जो स्थित होता है धातु, उसके बारे में। तो मध्य में जो स्थित होता है मैंने आपको बताया था कौन कौन से मध्य में स्थित होता है। मध्य में आपका स्थित होता है कौन सा? आयरन, जिंक और आयरन हो गया, जिंक हो गया और इसके अलावा कॉपर भी हो गया, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसको क्या करवाना होता है, इसका निष्कर्षण के लिए क्या करवाना होता है, इसका निष्कर्षण के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरह के पाए जाते हैं। अगर कार्बोनेट रहा, ओके, जैसे कि ओके ZnCO3, अगर ये कार्बोनेट के अवस्था में रहा तो इसको क्या करवाना होगा? निस्तापन। इसको क्या करवाना होगा? निस्तापन, ओके। और अगर ये सल्फाइड के रूप में रहा, तो इसको क्या करवाना होगा? भर्जन। क्या करवाना होगा? भर्जन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निष्कर्षण लिखने के लिए क्या कीजिएगा, उसका निष्कर्ष उसका जो है अयस्क का मैं एक वीडियो बना के लेके आ जाऊँगा, किसका जो है किस चीज़ से निष्कर्षण होता है, ठीक है। यानी और जो है सारे का और जो है जिसका भी और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसका मैं एक अलग से जो है आप लोग के लिए संडे को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, जिसमें आप लोग का और रहेगा, बहुत सारे मेटल का और दिया हुआ रहेगा, उसी से उसका निष्कर्षण होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए जिंक का निष्कर्षण ज़्यादातर किससे किया जाता है? ZnS से किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का जो है मैं आपको सारे जो है सारे मेटल नहीं, जो पूछा जाता है उसका जो है आप लोग को और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप आसानी से उसको देख लीजिएगा संडे को, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग निष्कर्षण की बात करें तो भर्जन या निस्तापन, अगर कार्बोनेट में रहा तो निस्तापन, और सल्फेट में रहा तो उसको क्या करेंगे, सल्फाइड में रहा तो उसको क्या करेंगे, उसको भर्जन करेंगे, ठीक है। ये क्रिया करने के बाद फिर क्या करेंगे, ये क्रिया करने के बाद वो जो है कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड के रूप में। जैसे कि अगर जिंक है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनने के बाद क्या होगा, ये बनने के बाद हम उसको क्या करवाएंगे, उसको अपचयन अभिक्रिया करवाएंगे। अपचयन अभिक्रिया के बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। पिछले वाला क्लास आप लोग देख लीजिए पूरा, तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर ओके, तो अपचयन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, जैसे कि ये पहले यहाँ से ये S हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका ZnO बनेगा, और इसको हटाने के बाद जो है फिर ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्योर मेटल बन जाएगा जिंक, ठीक है। और ये किसके किसके साथ में होगा, ये आपका आयरन के साथ कर सकते हो इस तरह का, और जिंक के साथ, उसके बाद कॉपर के साथ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ ये तीनों को जो है आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर बात करें, ये देखिए आपका अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, ये देखिए आपका सल्फेट के साथ दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो इसको अगर आपका भर्जन और निस्तापन वाली जब बात आएगी तो आप वहाँ पे इसको क्या लिखोगे, जब भर्जन का परिभाषा आप लोग लिखेंगे, भर्जन का डिफिनीशन जब लिखेंगे तो वहाँ पे आप चाहे तो इस अभिक्रिया को लिख सकते हो, ठीक है।
और जिसको क्या बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग वाला में ये लिख सकते हो, ओके। और निस्तापन वाला में क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है। निस्तापन वाला में इसको लिख सकते हो नीचे, ओके। तो यहाँ पे आपका भर्जन और निस्तापन दोनों हो गया क्लियर। इसके बाद फिर हम बात करें अगर यहाँ पे, ये आपका वही है, चलिए ये आपका किसके साथ है, मैग्नीज के साथ है, ठीक है। तो मैग्नीज के साथ भी वही कौन सा होगा, ये आपका मध्य, मतलब इसी तरह का अभिक्रिया होगा भर्जन और निस्तापन वाला, क्योंकि ये भी जो है किस तरह का है, मिडिल रेंज का है, मध्य अभिक्रियाशील, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसके बाद फिर बात करें हम आयरन का, देखो यहाँ पे आयरन का भी है, तो यहाँ पे उसी तरह का होगा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को अभिक्रिया में दिया हुआ है। इसके बाद अब हम बात करें सक्रियता श्रेणी से ऊपर। सक्रियता श्रेणी से ऊपर कौन कौन होता है, मैंने आपको बताया था अभी तुरंत, पोटेशियम, सोडियम और यहाँ पे कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है। ये सारे आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये सारे का निष्कर्षण एक जैसा होगा। ये जो धातु हैं इसका निष्कर्षण एक जैसा होगा, सेम टू सेम। तो इसको क्या करना होता है, इस तरह का जो है, इस तरह का अभिक्रिया जो है इस तरह का धातु की निष्कर्षण के लिए जो है क्या करना होता है, सबसे पहले जो है हम लोग इसको जान चुके हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग उस तरह से करेंगे भर्जन और निस्तापन, तो ये क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, बहुत ज़्यादा जो है ऊष्मा रिलीज करेगा, और इससे जो है बहुत ज़्यादा खतरा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है। इसी वजह से इसको नहीं करते हैं, इसको गलत माना जाता है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है इसको अलग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब क्या बोलते हैं, इसको विद्युत अपघटन, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत अपघटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन के द्वारा इसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा तो क्या होगा, इसमें कैथोड पे मेटल प्राप्त होगा। मेटल कहने का मतलब यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी रहेगा वो कहाँ पे प्राप्त होगा, कैथोड पे। और एनोड पे कौन प्राप्त होगा, एनोड पे प्राप्त होगा आपका ये अधातु। अधातु कहने का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन के रूप में जो रहता है वो, ठीक है, क्लोरीन के रूप में जो रहता है वो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को मैं पिछले बार भी जो है बताया था, तो थोड़ा सा कुछ जो है कन्फ्यूजन रह गया था कुछ बच्चे को, तो मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो कैथोड जो होता है ना, कैथोड कहाँ पे, कैथोड जो होता है वो क्या होता है, कैथोड क्या होता है, सबसे पहले ये समझने का कोशिश करो। तो कैथोड जो होता है, कैथोड आपका बताया गया है, कैथोड का मतलब माइनस, यानी माइनस कहाँ पे, माइनस धातु का माइनस नहीं, ये धातु वाला माइनस नहीं है। और ये जो है ये किस चीज़ का है, ये जो इलेक्ट्रो मतलब कोई भी जब इलेक्ट्रिसिटी काम करता है तो वो किस चीज़ पे काम करता है, माइनस और प्लस पे, ठीक है। तो माइनस प्लस पे काम करता है, तो ये बैटरी का बात हो रहा है। जो एनोड होता है, कैथोड जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाला को कैथोड बोलते हैं। बैटरी में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, कैथोड हो गया, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला एनोड, ओके। और यही अगर मैं धातु की बात करूं, तो धातु की बात करूं तो यहाँ पे जो प्लस होता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो Ca पे +2 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, कैटायन। और यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो गया, एनायन, ओके। तो ये बैटरी वाला में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया प्लस वाला को कैटायन, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं इसको, धनायन। लेकिन बैटरी का बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी वाला में एनोड हो गया ये, और माइनस वाला जो है ये कैथोड हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग का कन्फ्यूजन था जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैथोड पे जो है, कैथोड पे मेटल का प्राप्ति होता है, और एनोड पे
आपका अधातु जो भी होता है, जैसे सपोज सल्फर हो, क्लोरीन हो, ठीक है, तो ये सारे जो कहाँ पे जमा होते हैं, ये एनोड पे जमा होते हैं, ठीक है। इसको जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पे धातु और एनोड पे उसमें उपस्थित जो अशुद्धि होते हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे गैंग की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है और ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, और ज़्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो गैंग की बात करें ना, तो गैंग की बात जो है, ये जो है सीधा आप लोग लिखिएगा इसका डिफिनेशन, धातु में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग लिखिएगा, धातुओं में पाए जाने वाले अशुद्धि को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है, गैंग कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ही, इंग्लिश में भी गैंग ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी गैंग ही बोलते हैं इसको, ओके। इम्प्योरिटीज, इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्योरिटीज ऑब्टेन इन मेटल इज कॉल्ड गैंग, ओके। तो ये चलिए आप लोग का यहाँ पे हो गया, ये किसका, विद्युत अपघटन वाला बात हो गया। तो इसमें कौन कौन से मेटल मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद ये आपका आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने का कोशिश कीजिएगा। बाकी और थोड़ा सा आप लोग फिगर देख लीजिए एक बार कि विद्युत अपघटन जो है किस तरह से होता है। ये देखिए आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका विद्युत अपघटन वाला फिगर है। तो आप जब भी कोई निष्कर्षण बनाएंगे, जैसे कि मान के चलिए पोटेशियम का आपको निष्कर्षण करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको लिखने के बाद जैसे कि लिखिएगा आपको, जैसे कि मान के चलिए आपको लिखना क्या है, जब जिंक ब्लेड को विद्युत अपघटन कराया जाता है तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप वह जिंक जो है धनायन पे, जिंक जो है आपका कैथोड पे और सल्फर जो है वो आपका एनोड पे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि जिंक का बात नहीं होगा, ये तो जिंक, क्योंकि जिंक जो है मिडिल रेंज में आता है, तो यहाँ पे पोटेशियम का बात होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, पोटेशियम जो है वो आपका कैथोड पे, और यहाँ पे क्लोरीन जो है, मान के चलिए इससे आप कर रहे हैं तो क्लोरीन जो वो एनोड पे प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप इसको, ये फिगर को बना दीजिएगा, तो इससे और ज़्यादा जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें मिडिल रेंज वाला में, तो मिडिल रेंज वाला में आपका यहाँ पे फिगर नहीं है, ओके। चलिए, तो ये रहा आपका, हाँ ये रहा आपका मिडिल रेंज का फिगर, ठीक है। मिडिल रेंज वाला में क्या कर रहा है, इसको जो है पिघला रहा है उच्च तापमान पे, ठीक है, उच्च तापमान पे पिघला रहा है। ये जो है क्या है, बात्या भट्ठी इसको बोलते हैं, उसमें पिघलाया जाता है। तो उसकी जो है फिगर आप लोग नेट पे सर्च करके वो लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं आपको डायग्राम जो है आपको व्हाट्सएप पे भी जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। तो ये जो है आपका कल का क्वेश्चन है, जिसको करने का कोशिश आप लोग कीजिएगा, ओके। बाकी हम लोग जो है संरक्षण बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो ये आपका कल का क्वेश्चन, इसको करने का कोशिश कीजिए। वैसे क्लास जो है आज भी जो है, ये आपका क्लास जो है इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और सारा का सारा सिलेबस भी जो है वो कवर करना है। क्योंकि आप लोग इन्फिनिटी स्टडी से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अलग तो ज़रूर दिखेगा, ओके। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा, और वो भी जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। आपसे कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप इसको आसानी से कर सकते हो, ओके। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, इसका बेनिफिट और भी बच्चों को जो है वो मिलना है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए, विद्या धन वो धन होता है जिसको जो है ना, जितना डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना बांटो, वो उतना ज़्यादा ग्रो करता है, उतना ज़्यादा बढ़ता है। ये जो है मेरे टीचर जो थे वो सिखाएं, तो और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको जो है जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा
बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप बांट सको उतना ज़्यादा बांटने का कोशिश करो। इससे आपकी जो है कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये जो है और अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका रिप्लाई दीजिएगा तो ये और ज़्यादा ग्रो करेगा, घटेगा नहीं। ओके, चलिए, तो इसके साथ ही जो है हम अपने क्लास को एंड करते हैं। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट 10 AM पे। ओके, तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव ए बाय एंड हैव ए नाइस डे।